नमस्कार दोस्तों, आर एस साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग अक्टूबर महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो हाल में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे और उस समय इन तीनों पॉइंट जो है वो सत्य है, यानी कि तीनों कथनों की घोषणा की गई थी। पहला घोषणा यह था कि मालदीव में रुपे कार्ड को शुरू करने तथा भारत की सहायता से बने 400 आवासीय इकाइयों को मालदीव को सौंपने का फैसला किया गया। दूसरा, ये 2 पॉइंट हो गया, यानी कि मालदीव में रुपे कार्ड शुरू किया जाएगा और भारत की सहायता से मालदीव में बने 400 आवासीय इकाइयों को मालदीव को सौंपने का फैसला किया गया था। दूसरा है हानी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मालदीव में है, उस पर एक नया रनवे बनाया गया है भारत की सहायता से। उसका आभासी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। मालदीव में ही तिलाफोसी एक वाणिज्यिक बंदरगाह है जिसके विकास में भारत ने सहायता की घोषणा की है। इसके साथ $50 मिलियन का जो वित्तीय सहायता मालदीव को भारत के द्वारा पहुंचाया गया था, उसके ट्रेजरी बिल को 1 साल और आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। नेक्स्ट, पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार विजेता दीपा कर्माकर ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। उन्होंने जिम्नास्टिक्स से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में कुश्ती से विनेश फोगाट ने भी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, ऐसे अणु जो कोशिकाओं को उनके प्रोटीन उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, माइक्रो आरएनए कहलाता है, के खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इसकी भूमिका का पता लगाने के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल 2014 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। इन दोनों के द्वारा, यानी कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन, इन दोनों के द्वारा माइक्रो आरएनए पर कार्य किया गया था। तो माइक्रो आरएनए क्या होता है? तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। माइक्रो आरएनए जो होता है एक तरह का आरएनए होता है जो कि प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है। तो माइक्रो आरएनए जो होता है किस तरह से मदद करता है प्रोटीन के उत्पादन में? तो इसके ऐसे अणु जो कोशिकाओं को उसके प्रोटीन उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, माइक्रो आरएनए जो होता है कोशिकाओं को उसके प्रोटीन उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इसके खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इसकी जो भूमिका होती है उसी का पता लगाने के लिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल 2024 इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किन्हें 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि जॉन हॉपकिंस और जेफरी हिंटन, इन दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा कार्य किया था। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कम्युनिकेशनल प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए किन्हें रसायन का नोबेल 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर, इन तीनों को दिया गया है। तो इनके द्वारा क्या किया गया है, जैसे मेडिसिन का और केमिस्ट्री का दोनों का जो इस बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो सब में किसी न किसी तरह से संबंध है। जैसे मेडिसिन का जो था वो प्रोटीन के सिंथेसिस से संबंधित था और केमिस्ट्री का जो है वो भी प्रोटीन के डिज़ाइन से संबंधित है। साथ ही जो फिजिक्स का
नोबेल दिया गया था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, और यह भी जो है थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंधित है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही यह सिद्धांत आधारित है। जैसे क्या होता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो एमिनो एसिड के सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस प्रकार का सीक्वेंस रहेगा उस तरह से एक नया प्रोटीन का निर्माण होगा। तो किस तरह का सीक्वेंस होगा, तो नया नया सीक्वेंस बनाया जा सकता है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बनाया जाएगा। जैसे कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा और खुद अपनी मर्जी से वो एक सीक्वेंस का निर्माण करेगा, अलग अलग सीक्वेंस का निर्माण करेगा, और उसके आधार पर नया नया प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसी के लिए इसी को कहा जाता है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। और इसी में एक बात किया गया था जो जॉन एम हम्पर के द्वारा किया गया था। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन। तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन क्या होता है कि जैसे एक होता है कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है, एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसके आधार पर प्रोटीन बनता है। लेकिन इसमें रिवर्स किया गया है। रिवर्स क्या किया गया है, तो इसमें क्या किया गया है कि प्रोटीन को छोड़ दिया गया। ठीक है, प्रोटीन में यह देखा गया कि किस तरह का सीक्वेंस है और उसमें किस तरह से परिवर्तन करके नया प्रोटीन बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, प्रोटीन से एमिनो एसिड और फिर एमिनो एसिड से प्रोटीन, इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह कार्य किया जाता है। तो इसी के खोज के लिए इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग की काव्यगत, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, ठीक है, काव्य है हांगकांग। हांगकांग की काव्य गद अर्थात पोइट्रिक प्रोज जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन को उजागर करता है के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया। तो इनकी यानी कि हांगकांग की रचना कौन सी है, तो इसको उपरोक्त सभी हो जाएगा। द वेजिटेरियन, द वाइट बुक और ह्यूमन एक्ट, ये तीनों हांगकांग की रचना है। तो इसमें क्या, इनकी जो रचना है वो ऐतिहासिक आघातों से संबंधित है, यानी कि इतिहास में महिलाओं के साथ जो भी हुआ है जिससे महिलाओं को परेशानी या फिर आघात पहुंचता है, तो उसी का सामना कैसे करना है और मानव जीवन को उजागर करने के लिए जो कुछ लिखा गया है, तो उसी के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये जो हांगकांग है वो कहाँ के, ये दक्षिण कोरिया के, और दक्षिण कोरिया की यह पहली महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, संस्थान कैसे बनते हैं और कैसे प्रभावित करते हैं पर कार्य के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। डोरेन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इन दोनों को संस्थान कैसे बनता है और यह कैसे प्रभावित करता है। जैसे मान लेते हैं कि अपने घर में ही एक संस्थान का निर्माण करना है, मतलब कि किसको क्या कार्य करना है, और इस तरह का जब संस्थान टाइप का जब कुछ संरचना बना लेंगे तो वो कैसे अपने फैमिली को यानी कि अपने घर को प्रभावित करेगा। तो इसी पर कार्य किया गया है, तो इसके लिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अमेरिका द्वारा किए गए बम हमलों में बचे बम प्रभावित लोग, और इन जो बम प्रभावित लोग जो बच गए हैं उन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। तो हिबाकुशा द्वारा संचालित संस्थान जो परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व हासिल करने के प्रयासों के लिए 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा निहोन हिडानक्यो। निहोन
हिरानक्यू जापान का एक संस्थान है, ठीक है। इसी को 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्यों किया गया है? तो यह जो निहोन हिरानक्यू है, तो ये किनके द्वारा चलाया जाता है? तो ये हिवाकुशा लोगों के द्वारा चलाया जाता है। तो हिवाकुशा के कौन है? तो हिवाकुशा वैसे लोग हैं जो 1945 में जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम बरसाए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो उस समय कुछ लोग बच गए थे। तो उन्हीं लोगों को जापान में हिवाकुशा कहा जाता है। तो उन्हीं के द्वारा निहोन हिरानक्यू नामक एक संस्थान चलाया जाता है। और उनका कार्य किस पर होता है? तो विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त करने पर ये लोग चर्चा करते हैं, और इसी के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत में निवेशकों की मदद के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अर्थात IIFT का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलने की घोषणा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है? तो ये खोला जाएगा दुबई में। तो IIFT का पहला विदेशी परिसर जो है वो दुबई में खोला जाएगा। और यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में वाणिज्य मंत्री कौन है? तो ये पीयूष गोयल है। इसके साथ याद रखना है सिंगापुर के बारे में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो सिंगापुर की यात्रा पर थे, और उन्होंने इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय का उद्घाटन वहाँ पे किया था। इसके साथ बोस्टन और लॉस एंजलिस, इस दोनों के बारे में याद रखना है। अमेरिका का 2 शहर है, बोस्टन और लॉस एंजलिस। तो हाल ही में प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे, और वहीं पे इन्होंने एक नया वाणिज्यिक दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा की है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में दुबई के यानी कि UAE के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इन सब क्वेश्चंस को याद रखना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, बहुत सारी जानकारी इसमें दिया जा रहा है। यह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने बिहार में बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास अर्थात BPARD गया में बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए डाटा संचालित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों से लैस एक लैब का उद्घाटन किया। इसमें किस सुविधा को स्थापित किया गया है? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग के द्वारा एक संस्थान बनाया गया है, मतलब नीति आयोग के जो CEO हैं कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो इन्होंने बिहार में एक बिहार लैब का उद्घाटन किया है। तो क्या है वहाँ पे जो है वो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास जो कि गया में है, तो वहीं पर बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए डाटा संचालित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों से लैस एक लैब का उद्घाटन किया है। तो ये जो लैब है उसमें क्या क्या है? तो इस लैब में ये सब चीज़ है। जेनेक्स्ट लैब है, विकास चिंतन कक्ष और नीतिशाला, ये सब है। तो सिंपल याद रखना है कि नीति आयोग के CEO के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, इक्कीसवें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, जिसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने वहाँ जाने की घोषणा की है? तो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस वर्ष की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन SCO में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नहीं गए, बल्कि विदेश मंत्री S जयशंकर को वहाँ पर भेजा गया। हाल ही में अमेरिका में क्वाड बैठक का आयोजन किया गया था, और इस क्वाड बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का भी एक बैठक का आयोजन किया गया था, और उस संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर वहाँ पर गए थे। हाल ही में प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर थे। तो रूस की यात्रा पर क्यों थे? तो वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वो रूस के पास है, और इसी ब्रिक्स के बैठक का आयोजन अभी रूस में किया गया था, और उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे।
और G20, ये भी ध्यान रखें, G20 की अध्यक्षता वर्तमान में किसके पास है, तो ब्राज़ील के पास है 2024 के G20 की अध्यक्षता। और 2023 में G20 की अध्यक्षता जो थी वो भारत के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों के निर्माण और फ्यूल स्टेशन पर स्वच्छ शौचालय, व्हील चेयर, शिशु देखभाल कक्षा इत्यादि जैसे सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किसने हमसफ़र नीति लॉन्च किया है। तो हमसफ़र नीति हाल ही में लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। तो हमसफ़र नीति क्या है, तो सड़क के किनारे और जो भी फ्यूल स्टेशन होते हैं वहाँ पर क्या होगा, स्वच्छ शौचालय होगा, व्हील चेयर वहाँ पे उपलब्ध होगा और शिशु देखभाल कक्षा खास करके रहेगा। तो इन सब बातों को, इन सब सुविधाओं को प्रदान करने के लिए हमसफ़र नीति को लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया जो खासकर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है तथा विश्व में अंधापन का सबसे बड़ा कारण है, में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो ये ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया अपने देश भारत को। तो ट्रैकोमा क्या होता है, ये तो आँख से संबंधित बीमारी है और एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया से होता है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इस बैक्टीरिया के कारण होता है और ये खास करके बच्चों को प्रभावित करता है और विश्व में अंधापन का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ट्रैकोमा ही होता है। ये क्वेश्चन और याद रखना है, हाल ही में अफगानिस्तान ने जो पोलियो अभियान चल रहा है तो उस पोलियो अभियान से मना कर दिया है। नेक्स्ट, 12 से 17 नवंबर 2024 के बीच आयोजित होने वाली वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा और ये सभी देश यानी कि टोटल 6 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद रखना है, भारत में मुंबई में वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छूट गया, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक तथा 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित तथा भारत में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने वाले पहले डॉक्टर का हाल में निधन हो गया। उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है पी वेणुगोपाल। तो याद रखना है, पी वेणुगोपाल का हाल में निधन हो गया। वो एक डॉक्टर थे, वो हार्ट डिजीज से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर से 8 दिसंबर तक भारत में आयोजित होने वाली T20 क्रिकेट का इंटरनेशनल मास्टर्स लीग यानी कि IML, जिसमें भारत के साथ साथ श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका समेत 6 टीमें भाग लेंगी। तो इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे। तो इसमें भारतीय टीम के कप्तान होंगे सचिन तेंदुलकर। तो याद रखना है, IML क्या है, IML है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। तो इसमें जो क्रिकेटर रिटायर हो चुके हैं तो उन लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा और उसमें भारत की तरफ से जो कप्तानी किया जाएगा वो सचिन तेंदुलकर के द्वारा कप्तानी किया जाएगा। इसी तरह से हाल ही में एक और टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और उस टूर्नामेंट का नाम था वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था फाइनल में और इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड का कप्तान थे युवराज सिंह। जो रूट के बारे में याद रखना है, ये अलग से दिया गया है। तो जो रूट एक क्रिकेटर है, वर्तमान में भी ये क्रिकेटर और क्रिकेट खेलते हैं। तो इनके बारे में ये याद रखना है कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन पूरा करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल में किस देश में मार्बर्ग, यहाँ पे मार्बल हो गया, मार्बर्ग हो गया, ठीक है।
हाल में किस देश में मारबर्ग वायरस डिजीज का प्रकोप देखा गया जिसमें इबोला जैसे लक्षण होते हैं और इसमें इनक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन के बीच का होता है। इसमें तेज बुखार होता है, सर दर्द होता है और तीसरा दिन होते होते दस्त, पेट में दर्द और ऐंठन, मिचली, उल्टी ये सब स्थिति पैदा हो जाती है। तो हाल में इसका प्रभाव किस देश में देखा गया था? तो इसका प्रभाव देखा गया है रवांडा में। अगर वैसे देखा जाए तो सबसे पहले से युगांडा में देखा गया था 2017 में। युगांडा, घाना, तंजानिया इन सब देशों में इसका प्रकोप खास करके देखा गया है। तो मारबर्ग वायरस डिजीज, मारबर्ग वायरस डिजीज जो है तो उसका लक्षण क्या होता है? इबोला जैसा होता है। इबोला के जो लक्षण है वही होता है। इसमें बुखार लगता है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, उल्टी होती है, मिचली होती है, तो इन सब समस्या होती है। नेक्स्ट, पीपीपी मॉडल के माध्यम से किसके सहयोग से मुंबई स्थापित भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जिसका उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेमेडी रेडी वर्कफोर्स तैयार करना है, जो फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए सक्षम होगी। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक संस्थान का उद्घाटन किया गया है। किस संस्थान का? तो भारतीय कौशल संस्थान, जो कि मुंबई में स्थापित की गई है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो कौशल संस्थान है तो क्या किया जाएगा? कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। लेकिन ये सब टेक्निकल कुछ टर्म्स है तो इसे याद रखा जा सकता है अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखना है तो उसके लिए। और ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। तो इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो किया गया है वो केंद्र सरकार के विकास और उद्यमिता मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट इन दोनों के सहयोग से किया गया है। और इसके साथ यह भी याद रखना है कि यह जो भारतीय कौशल संस्थान है तो उसका नाम अब रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट, श्रीलंका स्थित ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ, ठीक है, श्रीनगर हो जाएगा, ठीक है। श्रीनगर स्थित बक्सी स्टेडियम हाल में चर्चा में आई, जहां 1983 और 1986 के बाद पहली बार किसी महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। हाल में किस क्रिकेट लीग का आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें 6 टीमें भाग ली और इसमें साउथ सुपरस्टार, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, ठीक है, साउथ सुपरस्टार ने कोणार्क सूर्याज को हराकर यह फाइनल जीता है। तो हाल में लीजेंड्स क्रिकेट लीग, ठीक है, लीजेंड्स क्रिकेट लीग का आयोजन इसमें किया गया है, तो इसके लिए चर्चा में आ गई है। तो बक्सी स्टेडियम कहाँ है? तो ये श्रीनगर में, इसे याद रखना है। 1983 में इसमें क्रिकेट मैच हुआ था, उसके बाद 1986 में क्रिकेट मैच हुआ था, उसके बाद ये आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र बन गया था और उसके बाद कोई भी क्रिकेट मैच वहाँ पर नहीं आयोजित हुआ था। लेकिन हाल में वो चर्चा में आ गई क्योंकि लीजेंड्स क्रिकेट लीग का आयोजन हाल ही में वहाँ पे किया गया था। और ये भी याद रखना है कि ये जो लीजेंड्स क्रिकेट लीग हुआ था तो इसमें साउथ सुपरस्टार्स ने कोणार्क सूर्य यानी कि उड़ीसा की टीम को हराकर यह खिताब जीता था। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा हैं के अनुसार राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ की जाएगी? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा। यह भी याद रखना है कि ये राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण है? तो ये 38वां संस्करण है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है पीटी उषा। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच किया जाएगा।
बिहार के बारे में एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में अस्मिता योगासन लीग, अस्मिता संबंध याद रखना है कि जो यूनिवर्सिटी गेम्स होता है तो उसी तरह का जो महिलाओं से संबंधित खेल होता है तो उसका नाम अस्मिता दिया गया है। तो महिलाओं का खेल रहेगा तो उसमें अस्मिता लगा रहेगा। तो हाल ही में अस्मिता योगासन लीग, इसका आयोजन जो किया गया था वो बिहार में किया गया था। अस्मिता वुशु लीग, अस्मिता वुशु लीग, इसका जो आयोजन किया गया था ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। और गुजरात में हाल ही में अस्मिता ताइक्वांडो और खो खो का आयोजन किया गया था, तो ये गुजरात में किया गया था, तो इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में चीनी ताइपे को से हारने के बाद भारत लगातार तीसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस बार जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था ये कजाकिस्तान के अस्थाना में किया गया था। इसमें भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था। सेमीफाइनल में भारत चीनी ताइपे से हार गया था और चीनी ताइपे से हारने के कारण भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसके बाद जो फाइनल मैच हुआ था उसमें वो जापान और चीनी ताइपे के बीच हुआ था, उसमें जापान जो है वो जीत दर्ज की और पहले स्थान पर जापान रहा। चीनी ताइपे दूसरे यानी कि सिल्वर मेडल मिला और भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। और लगातार तीसरी बार जो यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था उसमें लगातार तीसरी बार भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कजाकिस्तान के स्थान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर न्यूट्रिशमेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी पर आधारित ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड और जर्मन एड एजेंसी वेल्थंगर हिल्फे की हाल की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 27.3 अंकों के साथ 127 में से 105वां स्थान प्राप्त किया। इसमें भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अभी हाल ही में जारी किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है तो उसमें भारत को 105वां स्थान मिला है। कुल इसमें 127 देशों का एक इंडेक्स जारी किया जाता है। यह जो इंडेक्स बनता है किस किस पर आधारित होता है? तो बच्चों में जो अंडर न्यूट्रिशमेंट होता है और चाइल्ड मोर्टेलिटी की जो दर होती है उस पर यह आधारित होता है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एड एजेंसी वेल्थंगर हिल्फे। तो ये उसको याद रखना है क्योंकि इसी संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें भारत जो रहा 105वां स्थान पर रहा। भारत का जो पॉइंट रहा 27.3 रहा था और इसमें भारत को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। अब सीरियस कैटेगरी क्या होता है? जो यह इंडेक्स जारी किया जाता है तो उसको अलग अलग श्रेणी दिया जाता है। जैसे लो श्रेणी यानी कि जो सबसे खराब श्रेणी होता है और सबसे खराब श्रेणी उसका होता है जिसको 0 से 9.9 अंक प्राप्त होता है। 10 से 19.9 का जो अंक प्राप्त होता है उसको मॉडरेट श्रेणी में रखा जाता है। 20 से 34.9 पर जब रखा जाता है तो उसे सीरियस कैटेगरी में रखा जाता है और भारत इसी कैटेगरी में सीरियस कैटेगरी में है। और अलार्मिंग कंडीशन कब हो जाता है? तो अलार्मिंग जब 35 से 49.9% हो जाता है। 35 से 49.9 अंक जब किसी को प्राप्त होता है तो अलार्मिंग कंडीशन होता है और 50 से ज़्यादा जब हो जाता है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन हो जाता है। तो सिंपल याद रखना है कि भारत जो इसमें रहा था वो सीरियस क्षेत्र में रहा था और उसे 27.3 अंक प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई है। नेक्स्ट, 43,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित विश्व की सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मैक ऑब्जर्वेटरी अर्थात वेधशाला का अनावरण लद्दाख के हानले में किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। बार्क BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो सहयोग किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया लिमिटेड, इसने इसको सहयोग किया है। तो मैक ऑब्जर्वेटरी क्या है? तो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट, एक वेधशाला है, इसी को लद्दाख में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, 1953 में कहाँ गठित आतंकवादी समूह हिज्ब उत तहरीर को गृह मंत्रालय ने युवाओं को भड़काने और ISIS जैसे गुट में शामिल होने के लिए सिखाने वाले संगठन को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? तो ये जो संगठन है ये कहाँ का है? ये संगठन जेरूसलम का है। जेरूसलम का है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लेबनान का है। क्या था? एक संगठन है जिसका नाम है हिज्ब उत तहरीर। इसका स्थापना जो हुआ था जेरूसलम में हुआ था और लेबनान में इसका हेडक्वार्टर है। और इस संगठन को भारत के गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। सिंपल ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI के संबंध में क्या परिवर्तन किए हैं? तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UPI लाइट और UPI 1 2 3 पे होता है, 2 UPI पे होता है। तो UPI लाइट में प्रति लेन देन की सीमा पहले 500 रुपये थी, जो उससे बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दी गई है। UPI लाइट वॉलेट जो होता है तो उसकी सीमा जो थी पहले 2000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर अब 5000 रुपये कर दिया गया है। UPI 1 2 3 पे में प्रति लेन देन की सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित माँ काली के जसोरेश्वरी मंदिर में 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया मुकुट चोरी हो गया? तो यह बांग्लादेश में यह मंदिर है। जसोरेश्वरी मंदिर जो है वो काली मंदिर है और यह बांग्लादेश में है। नेक्स्ट, किसके द्वारा जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार पिछले 50 वर्षों में अर्थात 1970 से 2020 के बीच पृथ्वी पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की संख्या में 73% की कमी दर्ज की गई है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF, तो उसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम क्या है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। और इसके अनुसार 1970 से 2020 के बीच वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की संख्या जो है पृथ्वी पर वो 73% कम हो गई है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में नवाचार और स्वदेशीकरण पर सेमिनार स्वावलंबन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो याद रखना है स्वावलंबन क्या है? तो भारतीय नौसेना में नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जाता है। चेन्नई में हाल ही में एयरफोर्स डे का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल की नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण घरेलू मासिक आय पिछले 5 वर्षों में 57.6% की वृद्धि दर्ज की। तो इसमें क्या सुधार हुआ है? तो ये ध्यान रखना है कि हाल ही में नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण घरेलू मासिक आय से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें यह बताया गया है कि जो ग्रामीण घरेलू परिवार होता है तो उसके मासिक आय में वृद्धि हुई है। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है? तो 2016-17 में जो गरीब परिवार यानी कि ग्रामीण गरीब परिवार जिसकी मासिक आय 8,059 रुपया था, तो वो 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपया हो गया, यानी कि 57.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अब लोगों के पास पैसा बचा है तो क्या करेगा? तो लोगों के पास वित्तीय बचत यानी कि जितना खर्च होता है उसके अलावा कुछ पैसा बच भी जाता है। और साथ में लोग क्या किए हैं कि अपने बीमा कवरेज को बढ़ाए हैं। तो चूँकि लोगों के पास पैसा बढ़ा है तो इसलिए वो लोग अपना खुद का बीमा भी करवा रहे हैं। तो बीमा कवरेज और वित्तीय बचत में वृद्धि दर्ज की गई है। कुल खपत में जो भोजन की हिस्सेदारी होती है पहले 51% थी, वो अब घटकर 47% रह गई है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, घट गया है तो घट गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? पहले लोग क्या मान लेते कि 100 रुपये कमाते थे तो उसमें 51 रुपया खर्च कर देते थे। अभी क्या किए? मान लीजिए कि
200 रुपया कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 200 रुपया कमाना शुरू कर दिया तो खर्च कितना होना चाहिए? 102 रुपया होना चाहिए। लेकिन 102 रुपया न होके क्या हो गया? 94 रुपया खर्च होता है। तो 94 रुपया खर्च होता है, यानी कि 100 रुपया में 51 रुपया होता था, 200 रुपया में 94, यानी कि जो बचत है, यानी कि भोजन पे जो खर्च होता है उसमें प्रतिशत में कमी दर्ज की गई है। पैसा तो उतना ही खर्च होता है, लेकिन जो प्रतिशत होता है उसमें कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट, यूक्रेन में पुनर्निर्माण और सुधार के लिए यूक्रेन रिलीफ रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म ट्रस्ट फंड, यानी कि URTF का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है वर्ल्ड बैंक में। तो याद रखना है URTF क्या होता है, यूक्रेन रिलीफ रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म ट्रस्ट। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में G20 के समय प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अर्थात GFA का गठन किया गया। भारत ने इसके साथ मेजबान देश समझौता अर्थात होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ GFA को संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा अधिनियम 1947 के अंतर्गत कानूनी दर्जा और विशेषाधिकार भी प्राप्त हो गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947। तो इसके अंतर्गत एक कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है। तो इसमें कौन शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। तो यह आपको शायद पता हुआ कि 2023 में G20 की भारत की अध्यक्षता भारत के पास थी। उसी समय भारत ने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को बनाने की घोषणा की थी। तो इसमें बहुत सारे देश जो हैं वो शामिल हुए थे। अभी क्या हुआ है कि इसका होस्ट कंट्री एग्रीमेंट हुआ है। तो होस्ट कंट्री एग्रीमेंट जो हुआ है तो उसमें भारत शामिल हुआ है। और यह भी ध्यान रखना है कि जो बस इतना ही था कि भारत इसमें शामिल हुआ है और यह सब देश जो है उसमें शामिल है। नेक्स्ट, एक मल्टी टारगेट डेटोरेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र जिसका रेंज 2.5 किलोमीटर है, यह एक साथ कई लक्ष्यों को उड़ाने में सक्षम है का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया गया है थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो अग्नि अस्त्र क्या है, इसको ध्यान रखना है। अग्नि अस्त्र क्या है? एक मल्टी टारगेट डेटोरेशन डिवाइस ये है और इसका रेंज कितना? 2.5 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विभाग और पंचायती राज संस्थान द्वारा ग्रामीण कारीगरों और SHC महिलाओं के द्वारा उनके उत्पादों का प्रदर्शन और उसे बेचने के लिए किसका आयोजन गुरुग्राम में किया गया? तो हाल ही में गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, सरस मेला, सरस आजीविका मेला, सरस फूड फेस्टिवल, ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो सरस मेला क्या होता है? सरस मेला जो होता है वो होता है सेल ऑफ आर्टिकल ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी। ठीक है, सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी। तो और इसका जो आयोजन किया जाता है, यानी कि सरस मेला का जो आयोजन किया जाता है ये चंडीगढ़ में किया जाता है। ठीक है, सरस मेला का आयोजन जो किया जाता है वो चंडीगढ़ में किया जाता है। सरस आजीविका मेला ये भी कुछ इसी तरह का ही है, लेकिन इसका आयोजन जो किया जाता है वो दिल्ली में किया जाता है। सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन गुरुग्राम में किया जाता है। और सरस फूड फेस्टिवल जो है वो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, खाना खिलाने वाले जो संस्थान होते हैं, तो वो अपने खाना के क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। तो ये तीनों में अंतर है। नेक्स्ट, हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑफ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर थीम के साथ कहाँ 149 में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री 149वें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया। तो इसका आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑफ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, यह थीम है। किसका थीम है? तो हाल ही में 149वें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का आयोजन किया गया था, जिसका थीम ये था। और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसका आयोजन हाल ही में स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक अनलिस्ट किन की रचना है? तो ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रचना है अनलिस्ट। अरुंधति राय, इनके बारे में याद रखना है। हाल ही में इनकी एक रचना आई थी मदर मैरी कम्स टू मी। ब्रायन लारा और फिल वाकर, इन दोनों की एक रचना है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल। बिल गेट्स, इनकी रचना है सोर्स कोड। नेक्स्ट, विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुविधा ढांचा प्रदान करने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखना है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति क्या है? तो जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए उससे संबंधित जो भी कार्य होगा, जो भी परमिशन होगा, वह सबको एक स्थान पर लाया जाएगा, एक जगह पर लाया जाएगा, ताकि यह जो काम हो बहुत आसानी से और जल्दी हो सके। तो इसी को कहा गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 की बैठक में अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के बाद पहली बार राष्ट्रपति ने किस अफ्रीकी देश का दौरा किया? तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा अफ्रीकी देशों का दौरा किया गया। उसमें खासकर 3 देशों की यात्रा पर गई थी, अल्जीरिया, मेरिटोनिया और मालावी। तो सबसे पहले अल्जीरिया गई थी, तो अल्जीरिया पहला यात्रा हुआ। नेक्स्ट, किस देश की इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी कैटराको और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी समझौता उस देश की बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए हुआ था, जिसे वहां की उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताते हुए निलंबित कर दिया? तो ये किया गया था केन्या में। ठीक है, केन्या में किया गया था। अदानी कंपनी जो है, एनर्जी की जो कंपनी है अदानी की, तो उसने केन्या में इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई थी और वहाँ की स्थिति को सुधारने की घोषणा की थी, लेकिन वहाँ की यानी कि केन्या के उच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित किया और इसे बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल ने साइबर अटैक किया? तो ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा हाल ही में साइबर अटैक किया गया था। लेबनान में पता ही, लेबनान में पेजर अटैक, ये सब की घटना देखी गई थी। नेक्स्ट, शूटिंग का ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबान देश कौन बना? तो भारत में 2025 का ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन किया जाएगा और ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है। नेक्स्ट, हाल में किस मराठी अभिनेता का निधन हो गया? तो हाल में अतुल परचूरे, इनका निधन हो गया। GN साईराम, यह दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, उनका भी हाल में निधन हो गया। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे और भारत के हरित क्रांति के जनक थे, तो इनका भी हाल ही में यानी कि पिछले साल निधन हो गया। आज़ादी के पहले गुजरात में नवानगर रियासत, जिसकी राजधानी जामनगर थी, का उत्तराधिकारी किस पूर्व क्रिकेटर को घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है अजय जडेजा को। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन S&T ड्राइविंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब थीम के साथ नॉर्थ ईस्ट में पहली बार 10वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा गुवाहाटी में। तो याद रखना है थीम। ठीक है, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होगा उसकी थीम क्या रहेगी? तो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन S&T ड्राइविंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसका आयोजन यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पहली बार नॉर्थ ईस्ट में किया जा रहा है और ये गुवाहाटी के जो IIT है, IIT गुवाहाटी है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। उमरोई क्या है? उमरोई भी नॉर्थ ईस्ट का ही एक जगह है, यह मेघालय का जगह है
और यहाँ पे बहुत सारे आर्मी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। कोकराझार के बारे में याद रखना है, कोकराझार में हाल ही में फुटबॉल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था। नेक्स्ट, विदेशों में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए ई माइग्रेंट V2.0 पोर्टल और ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो याद रखना है माइग्रेंट V2.0 ये क्या है? एक पोर्टल है जो विदेश में भारतवासी रहते हैं उन्हें के मदद के लिए यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जातीय जनगणना शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? तो बिहार और उत्तराखंड के बाद अब तेलंगाना जो है वो भी जातीय जनगणना बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।